हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट का पार्ट 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेक्शन 17 टू सेक्शन 22। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस किया, प्लस हमारे चैनल पर वेरियस अदर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस, एविडेंस के इम्पॉर्टेंट MCQs विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ हरियाणा जुडिशियरी, एंड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग आंसर राइटिंग कि किस तरह से मेंस के एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड एक प्रॉपर आंसर लिखें। अगर आपको इन सभी में से कोई भी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल सच इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड PDF ऑफ ऑल द वीडियोस। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, दैट इज़ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। पार्ट 3 जो है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको रजिस्टर किया जा सकता है। सो सेक्शन 17 दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 17 को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करें अपने बेयर एक्ट में, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 17 जो है वो हमें बताता है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड इफ़ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1864, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877, ये सभी एक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है। अब देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, याद रखेंगे आप इन पॉइंट्स को कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है। कंपलसरी कैसे है, देखिए यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड। शैल का मतलब मैंडेटरी, दिस इज़ द कंपलसरी ड्यूटी। ओके, सो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। सेकेंड इज अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर राइट को क्रिएट किया जा रहा है या उसे एक्सटिंग्विश यानी ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप बात याद रखें कि जो वैल्यू है ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट शुड बी मोर देन दैट ऑफ 100 रुपीज़। या तो 100 रुपये की वैल्यू हो या फिर उससे अपवर्ड्स यानी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। थर्ड इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर रिसिप्ट दी जा रही है या किसी पेमेंट को एक्नॉलेज किया जा रहा है या कोई टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ओके, फोर्थ इज दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कैसी लीज, ऐसी लीज जो कि ईयर टू ईयर की जाती है। देखिए, लीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहाँ पर पढ़ते हैं ईयर टू ईयर लीज़ या फिर मंथली लीज़। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह की लीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, जो कि ईयर टू ईयर अगर की जा रही है, जो कि साल भर साल की जाती है, और फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा के लिए जो की जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ऑप्शंस बना के दें कि 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, इस तरह से। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 1 साल से ज़्यादा के लिए लीज़ की जाती है तो
तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। फिफ्थ इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा किसी डिक्री या कोर्ट के किसी ऑर्डर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट क्या है, द वैल्यू शुड बी मोर देन दैट ऑफ 100 रुपीज़ और इन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो 100 रुपये की वैल्यू हो या फिर उससे अपवर्ड्स होना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़ो आता है। द प्रोविज़ो इज़ कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू लीज़। हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई लीज़ ईयर टू ईयर की जा रही है या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए की जाती है तो ऐसी लीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन प्रोविज़ो में बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके किसी ऐसी पर्टिकुलर लीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकती है जो कि 5 साल से कम की है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा की नहीं है। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 5 इयर्स के लिए अगर लीज़ की जाती है तो ऐसी लीज़ को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या जहाँ पर की जो लीज़ है उसका जो रेंट है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 बातें याद रखेंगे आप कि जो लीज़ है अगर वो 5 साल के लिए की गई है या फिर जो लीज़ है उसका जो एनुअल रेंट है वो 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे दोनों तरह की लीज़ के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन करके एग्जेम्पशन कर सकती है कि इस तरह की लीज़ को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। Next we come to 1A, that is the documents containing contract to transfer for consideration any immovable property for the purpose of 53A of TPA। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 53A जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो क्या बात करता है, वो बात करता है अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिस्पेक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और तो उसके रिस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब, अगर आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2001, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब 2001 में अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट के बाद से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट in respect of immovable property with regard to section 53A of transfer of property act वो रजिस्टर कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है। एंड इफ़ सच डॉक्यूमेंट आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया जाता है तो जो बेनिफिट है सेक्शन 53A का वो अवेलेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2, दैट इज़ नथिंग इन क्लॉज बी और सी ऑफ सबसेक्शन 1। देखिए सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज बी और सी जो कि हमारे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्लॉजेस थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। यहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट दी गई है, इसको भी आप थोड़ा सुपरफिशियली याद रखें कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है इन दैट नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। दैट इज़ एनी कॉम्पोजिशन डीड या कोई कंपनी के जो स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं है, एनी एंडोर्समेंट ऑफ द डिबेंचर्स के ऊपर कोई एंडोर्समेंट किया गया है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है वो भी इंक्लूड नहीं होता। एंड अगर कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है बट जो उसकी वैल्यू है वो 100 रुपीज़ और अपवर्ड्स और टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके द्वारा केवल सिर्फ कोई राइट क्रिएट किया गया तो वो भी इंक्लूडेड नहीं है। एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ग्रांट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा कोई पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट अगर किया गया, एन ऑर्डर ग्रांटिंग ऑफ लोन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी देखिए लोन के बारे में बात की गई है। एनी ऑर्डर रिलेटेड टू चैरिटेबल एंडोमेंट,
एनी एंडोर्समेंट और अ मॉर्गेज डीड के ऊपर कोई एंडोर्समेंट किया जाता है, एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल, सेल के रिस्पेक्ट में कोई सर्टिफिकेट है अगर विच इज सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन के द्वारा। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप केवल एक बार ऐसे ही रीडिंग करें क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपका है अबाउट सबसेक्शन 1 एंड जो ये 5 पॉइंट्स हैं ए से ई तक जो बातें बताई गई हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। लीज के रिस्पेक्ट में जो 1 ईयर वाली बात थी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और जो प्रोविज़ो है आपका वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अ डॉक्यूमेंट purporting or operating to effect a contract for the sale of immovable property shall not be deemed, अगर कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे, एंड उस डॉक्यूमेंट के समय अर्नेस्ट मनी भी जो है वो कुछ एडवांस मनी कह सकते हैं कि एडवांस मनी अगर कोई पे की गई है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए भी द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी डीम टू रिक्वायर टू रजिस्टर, तो मतलब वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और ऑपरेटिंग टू इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट बी डीम्ड टू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। इस तरह के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सबसेक्शन 3 इज रिगार्डिंग अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट अ सन, अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है, कोई पर्सन जो है वो किसी पर्सन को एज अ सन अडॉप्ट करता है, एग्जीक्यूटेड आफ्टर, किस डेट के बाद, आफ्टर 1 जनवरी 1872 के बाद अगर किसी व्यक्ति को एज अ सन अडॉप्ट किया जाता है, देन एंड नॉट कन्फर्ड बाय अ विल, लेकिन जो ये अडॉप्शन है ये विल के द्वारा नहीं किया गया, देन इट शैल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट कन्फर्ड बाय अ विल के द्वारा इस तरह का अडॉप्शन नहीं किया गया, अदरवाइज देन दैट ऑफ विल ये किया गया है। सो सेक्शन 17 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Now we come to section 18, that is documents of which registration is optional. section 17 में हमने पढ़ा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, that is मैंडेटरी है। section 18 में अब वो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मे बी रजिस्टर्ड, देखिए डिफरेंस नोट करें, वहाँ पर लिखा था शैल, यहाँ पर लिखा है मे, डॉक्यूमेंट मे बी रजिस्टर्ड, मे मीन्स दिस इज एट द डिस्क्रिशन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इंस्ट्रूमेंट अदर देन दैट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विल और गिफ्ट और विल के अलावा कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई राइट क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है कि वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 100 रुपीज़ से अगर कम है, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा किसी चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, देखिए सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसी लीज जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी लीज जो कि 1 साल से कम के लिए की गई है, और ऐसी लीज जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 में हमने पढ़ा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर कोई ऐसी लीज जो कि 1 साल से कम के लिए की गई है या जिसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री, किसी डिक्री को अगर ट्रांसफ़र या असाइन किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यहाँ पर भी क्या है, वैल्यू अगर उसकी 100 रुपीज़ से कम है, वैल्यू लेस देन दैट ऑफ 100 रुपीज़। इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन दैट ऑफ विल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, विल के अलावा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर राइट या इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज विल्स, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या विल को रजिस्टर कराना कंपलसरी है या ऑप्शनल है।
ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि विल इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 18 एंड सेक्शन 18 की हेडिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, वो डॉक्यूमेंट्स जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसका मतलब विल को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। सेक्शन 17 के अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 19, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। देखिए, अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास और जो ऑफिसर है उसको उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो आपको मना कर सकते हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करूँगा बिकॉज मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, अनलेस अनटिल आपसे कहा जाएगा कि आप अगर चाहें तो आप अपने उस डॉक्यूमेंट का ट्रू ट्रांसलेशन करके, प्रॉपर ट्रांसलेशन करके आप रजिस्टरिंग ऑफिसर को दे सकते हैं इन दैट लैंग्वेज जिसमें कि उन्हें समझ आए कि वो क्या डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 20, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनिएशंस, ब्लैंक्स, इरेजर्स और ऑल्ट्रेशंस। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कहीं पर भी कोई इरेजर्स, ऑल्ट्रेशंस या ब्लैंक्स वगैरह हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी दिस इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर कि वो मना कर सकते हैं कि मैं इस तरह के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करूँगा, अनलेस अनटिल आपसे कहा जाएगा कि आप क्या करें, उस डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी कोई ऑल्ट्रेशंस हैं वहाँ पर आप अपने सिग्नेचर्स करें या अपने इनिशियल्स को वहाँ पर मेंशन करें, उसके बाद ही रजिस्टरिंग ऑफिसर उसे रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 21, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैप और प्लान। नो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी भी हम नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के बारे में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी हम देंगे ताकि रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ आए कि हम किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं। अगर वो हाउस से रिलेटेड है इन एनी टाउन या अदर हाउस और लैंड तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर गवर्नमेंट मैप के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट इज नो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ मैप और अ प्लान ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprised therein shall be accepted for registration unless it is accompanied by a true copy of the map और plan। देखिए, आप क्या करेंगे, जो वो प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्ट में मैप या प्लान जो है उसकी प्रॉपर कॉपी आप रजिस्टरिंग ऑफिसर को देंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 22, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस और लैंड बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप और सर्वे। वही बात बताई गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे होता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई मैप जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं तो जो भी मैप है उस मैप की प्रॉपर कॉपी आपको देनी होगी टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। एंड सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 1, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21। अगर आपने सेक्शन 21 को फॉलो नहीं किया देन इट शैल नॉट डिसएंटाइटल अ डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। देखिए, केवल इस बात की वजह से कि आपने जो डॉक्यूमेंट है उसके रिस्पेक्ट में सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 जो थे, यानी कि जो हाउस के मैप से रिलेटेड और लैंड के मैप से रिलेटेड गवर्नमेंट मैप और सर्वे के बारे में बात कही गई है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो मियरली इस ग्राउंड की वजह से रजिस्ट्रेशन करने से मना नहीं किया जा सकता। अगर आपने प्रॉपर्टी के का सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन दिया है कि सपोज़ ये आपका जो डॉक्यूमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताया है जिसकी मदद से जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनको समझ आ रहा है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसर को पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टरिंग ऑफिसर मना नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन करने से, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो पार्ट 3 आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सही से सब चीज़ें समझ आई हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड
थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।